दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम अकेला और इस वक्त मेरे साथ हैं एक बहुत ही खूबसूरत, दिल के बहुत ही खूबसूरत और मन के बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व, जो पेड़ों से प्यार करते हैं, जो शब्दों से प्यार करते हैं, जो साहित्य से प्यार करते हैं और जिनके भीतर संवेदनाओं का बहुत ज़्यादा गहरा एक अंतर्द्वंद छुपा है, जो ज़माने को समझाना चाहते हैं कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है, संवेदनाएँ क्या चीज़ होती है। तो मैं स्वागत करता हूँ आरबीएस मोइन स्टूडियो पर मैं डॉक्टर राम अकेला का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए मोइनुद्दीन जी। बिल्कुल सर। तो दोस्तों ये शुरुआत थी हमारे चैनल की, आरबीएस मोइन स्टूडियो पर जनरली मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे मेहमान है डॉक्टर राम अकेला। डॉक्टर राम अकेला देश के बड़े कवियों में शुमार किए जाते हैं। प्रेम की कविताएं लिखते हैं, हास्य की कविताएं लिखते हैं, विरह की कविताएं लिखते हैं। अभी तक उनकी 2 किताबें प्रकाशित हुई, जैसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। हंसना भी ज़रूरी है, हंसाने वाले डॉक्टर हैं और अकेला इनका तखल्लुस है। हंसना मोइनुद्दीन जी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दर्द दिल में जो बसाओ तो मज़ा आए। ज़िंदगी में मज़ा आदमी कहाँ से उठा सकता है, ये बताना चाहता हूँ आपके तमाम दर्शकों को कि दर्द दिल में जो बसाओ तो मज़ा आए, और ज़ख्म सीने से लगाओ तो मज़ा आए, और रुलाने को तैयार है ज़माने वाले, किसी रोते को हंसाओ तो मज़ा आए। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इश्क का जब सवाल आता है और हंसना ज़रूरी है, मतलब जब आप इश्क करते हैं तो हंसना है, या हंसना है तो इश्क करना है, या इश्क और हंसने के बीच क्या कड़ी है, उसके बीच की कड़ी है डॉक्टर राम अकेला। आज इश्क मोहब्बत के चक्कर में फंसना बहुत ज़रूरी है। इश्क मोहब्बत के चक्कर में फंसना बहुत ज़रूरी है, और किसी के दिल में जाकर बसना बहुत ज़रूरी है। रोना धोना भाग दौड़ ये जीवन भर का सिस्टम है, इस सिस्टम के बीच बीच में हंसना बहुत ज़रूरी है। आज की हमारी मुलाकात, आज की हमारे इंटरव्यू बिल्कुल हंसने वाली, प्रेम वाली, प्यार वाली, कविताओं वाली होने वाली है। तो बना रही है हमारे साथ। कवि बनना या बनने की कोशिश करना ये थोड़ा सा एक अलग विषय है। कहीं न कहीं सरस्वती जी का आशीर्वाद हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, तभी ये कुछ गॉड गिफ्ट होता है जो इस तरफ ले जाता है। मैं बचपन में अखबार में कविताएं पढ़ता था, बाल कविताएं आती थी, रंगीन और इस तरह की कविताएं जो बाल मन को भाती थी। तो मैंने उन कविताओं को पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे उन कविताओं की कतरन काट के डायरी में चिपकाना शुरू किया, धीरे धीरे उनको पढ़ के अपनी कविताएं बनाना शुरू किया। और मेरे इस हुनर को मेरे बड़े भाई डॉक्टर गोपाल सिंह कच्छावा जी ने देखा और मेरी इस बदमाशी को तुरंत जोधपुर के सूचना केंद्र में लेके आए, जहाँ पर एक बहुत बड़ा राज्य स्तरीय बाल कवि सम्मेलन होने वाला था। तो एक बहुत बड़ी पत्रिका है, उसने बालंस ने इस तरह का आयोजन किया था। आज से लगभग 28-30 साल पहले की बात होगी। तो उस कवि सम्मेलन में ईश्वर की कृपा से अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और उसके बाद नियमित रूप से लगभग पूरे देश में और देश के बाहर भी कविताओं का पाठ करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये सरस्वती जी की कृपा कहते हैं। और वैसे हमारे नीरज साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। ये उपनाम जो है अकेला, कई लोग पूछते हैं अकेला क्या आपकी जाति है या क्या है, तो मैं जात पात में नहीं पढ़ता। मैं अकेला, एक हमारे बहुत अच्छे शायर हुए हैं लतीफ़ अकबराबादी, उन्होंने मेरे लिए एक शेर कहा था कि इस अकेले राम को हरगिज़ अकेला मत कहो, हर कदम पर साथ इसके वो अकेला राम है। तो मेरी जो सोच थी, और ये नाम मैंने आज से 28-30 साल पहले जो अपने लिए संजो कर रखा, उसका केवल कारण ये है कि भीड़ में भी अकेला रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को समय दे पाएँ, दुनिया से अलग रख पाएँ। आप जिस क्षेत्र में हैं कुछ ऐसा करें कि लोग कहे कि भीड़ में भी ये व्यक्ति अकेला है। और वैसे अगर आप देखें तो जीवन की गणित में हर व्यक्ति अकेला है। आप जैसे चेहरे वाला हो सकता है, आप जैसे दिखने वाला हो सकता है, लेकिन आपके मन जैसा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। आपके भीतर जो एक आत्मा है, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए वैसे देखा जाए तो सारी दुनिया में हर व्यक्ति अकेला होता है। तो उस अकेलेपन को, उस अच्छाई को, यूनिकनेस को मैंने अपने भीतर उतारने की कोशिश मात्र की है, इसलिए इस शब्द को मैंने अंगीकार किया है। राजस्थान की सरहदों से नाम आगे बढ़ा, तो मुझे युवा अवस्था में एक अलग सी खुशी होती है कि जब आपको कोई बड़ा इन्विटेशन मिले। और उस दौर में मुझे वो इन्विटेशन मिला जब ना तो सोशल मीडिया ज़्यादा उस समय प्रचलन में था, ना इस तरह के मोबाइल से वीडियो आप बना सकते थे। एक छोटा पर्दा सबसे बड़ी चीज़ होता था किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी परफॉर्मर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो आज से 16-17 साल पहले की बात है, जब मैं एक किसी काम में बिज़ी था, उसी समय आदरणीय अशोक चक्रधर साहब का मेरे पास फ़ोन आया, जो वो 2004 के आसपास, 3 के आसपास वो एक कार्यक्रम करते थे वावा नाम से। और उन दिनों
कवियों के लिए, देश ही नहीं दुनिया में हिंदी कवियों के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई माना जाता था तो वो एक कवि सम्मेलन माना जाता था, जो छोटे पर्दे पर उन दिनों आता था और लगभग पूरा हिंदुस्तान उस कार्यक्रम को देखता था। हिंदुस्तान के अलावा भी वो टीवी चैनल जो था, सब टीवी उस ज़माने में लगभग 50 से ज़्यादा देशों में वो देखा जाता था। हिंदी प्रेमी जो होते थे वो उस कार्यक्रम को देखते थे। तो मेरा सौभाग्य था कि चक्रधर साहब का कार्यक्रम आया, 4-5 एपिसोड्स के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उनका आशीर्वाद मिला और उसके बाद राष्ट्र से बाहर भी जो नाम वो आगे चल पड़ा और आप सबकी दुआओं से उसको मैंने आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया और फिर निरंतर रूप से मंच मिलते रहे। अशोक चक्रधर साहब ने जिस कार्यक्रम में बुलाया उसके तुरंत बाद कुछ दिनों बाद एक बड़ा शो जो जी टीवी पर आता था उन दिनों में, और वहाँ पे हास्य कलाकारों को या हास्य कवियों को मौका दिया जाता था। तो युवा अवस्था थी, एक उत्तेजना भी थी, एक जोश भी था कि बड़े कार्यक्रमों में इन्विटेशन आए। उसी दौरान जॉनी लीवर साहब का इन्विटेशन आना उस चैनल के लिए। जॉनी आलर एक कार्यक्रम हुआ करता था जो रात को 10 साढ़े 10 बजे कॉमेडी का 1 घंटे का शो आया करता था जी टीवी पर छोटे पर्दे पर। तो उसमें आमंत्रण मिला, कुछ एपिसोड उसमें किए। तो जब सोशल मीडिया नहीं था और केवल अखबार या टीवी सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था दुनिया तक पहुंचने का, तो उस बड़े एक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण मिला और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। उसके बाद लिखना, पढ़ना और कार्यक्रम करना निरंतर बढ़ता गया और इस मुकाम की तरफ ले आया मुझे। वैसे तो नाम राम अकेला है, पर ईश्वर की कृपा से जो है वो घर परिवार वालों ने बहुत प्रयास करके आज से 15-16 साल पहले इस अकेला को द्विवेदी बनाया, यानी हमें 2 किया, यानी मेरी शादी हुई। फिर उसके कुछ सालों बाद मैं त्रिवेदी बना, यानी 3 ईश्वर की कृपा से संतान हुई। और वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं चतुर्वेदी हूँ, यानी 2 बच्चे हैं और 2 हम हैं। और भविष्य में बलिवेदी पे जाने का मेरा कोई विचार नहीं है, इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार इस बात को मानता हूँ। अब शादी कैसे हुई इसके पीछे ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं है, लेकिन बस एक जोग संजोग जिसे कह सकते हैं हम। एक हमारे बड़े भाई साहब के साले जी की शादी थी, वहाँ हम लोग गए और उस शादी के अंदर जो है वो फेरों का समय काफ़ी लेट था। तो उस दौरान रात को एक महफिल सी जमी, कुछ लोग बैठे आसपास, महिलाएं बैठी शादी में जो आई हुई थी, और सबने कहा कि कुछ कविताएं सुनाओ, हमारा समय निकल जाएगा और फेरों का समय हो जाएगा। बस एक वो रात ऐसी थी जिस समय मेरी ज़िंदगी का निर्माण हुआ, दूसरे फेज़ का आप यूँ कह सकते हैं। मैं कम से कम 50 से 60 महिलाओं को उस समय कविताएं सुना रहा था जो शादी में आई हुई थी और वो सुनना चाह रही थी। पुरुष कम सुनते हैं, अक्सर शादी के बाद ही सुनते हैं वो। तो महिलाओं ने सुना और ये मेरे लिए उपलब्धि थी कि महिलाओं ने सुना, वरना वो किसी की सुनती नहीं है। तो जो हमारे श्रीमती जी है वो उस दुल्हन के सिस्टर, उस समय वो इधर उधर अतिरिक्त अपने कामों में व्यस्त थे। अब मैं उनको सुनाना चाह रहा था। मुझे पहले दौर में ही उनको जब देखा तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार इनसे बात करनी चाहिए। तो हुआ यूँ कि मैं जब कविताएं सुना रहा था सब सुन रहे थे, अच्छी तारीफ़ भी मिल रही थी, लेकिन नज़र उन पर थी कि वो भी सुने। तो किसी महिला ने उनको बुलाया कि भाई आओ, ये कवि है, कविताएं सुनाते हैं, अच्छी भी लगेगी, सुनो, बैठो। लेकिन वो आई, बस हाय हेलो किया और चली गई। तब मैंने सोच लिया कि भाई इनसे ज़िंदगी भर का ऐसा रिश्ता बनाए कि तमाम उम्र कुछ कविताएं सुनाई जा सके। बस वो एक वही रात थी जिसका निर्णय यह हुआ कि आज तक हम 15-16 सालों से साथ में हैं। और मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, ये आप मान के चलें। और मेरी प्रतिभा को निखारने में जितना माँ बाप का योगदान है और मेरे बच्चों की जो संस्कारों को उतारने में, उनको आगे बढ़ाने में, बच्चों के भीतर एक अच्छा संदेश देने में जो मेहनत कर रही है, मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। अब इस साक्षात्कार के दौरान मोइनुद्दीन जी ने एक प्रश्न किया था कि पत्नी की भूमिका ज़िंदगी में, और आप सबसे बड़े किसके फ़ैन हैं या पत्नी आपकी फ़ैन है। मैं कहना चाहूँगा कि पत्नी से ज़्यादा वो मेरी फ़ैन, ये कहना गलत होगा। असल बात तो ये है कि मैं उनका फ़ैन हूँ। उसके पीछे कारण केवल इतना सा है कि वो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रमी है, मेहनत बहुत करती है, समझदार बहुत ज़्यादा है। घर परिवार को साथ लेकर चलना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और मुझ जैसे नाकाबिल को संभाल के रखना, ये उनकी खूबी है। तो मैं बहुत बहुत उनका आभार ज्ञापित करता हूँ इस माध्यम से, और मैं उनका फ़ैन इसी वजह से हूँ कि वो मुझे संभाल पाई है। कवि होना, उससे ज़िंदगी का गुजारा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये लोगों का मानना है। हालांकि ऐसा नहीं है आज के समय में। लेकिन एक प्रश्न आता है कि कवि होने के अलावा आप क्या करते हैं ज़िंदगी के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एक शिक्षण संस्थान है हमारा, उसका हम प्रबंधन करते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, अच्छा वातावरण देने की कोशिश करते हैं। साथ ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ हूँ, बाल बसेरा जैसे जो संस्थान है उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और साथ ही एक फूड प्रोडक्ट्स का हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो
कवि होने के अलावा कुछ काम अगर आप कहें तो ये हम जीवन यापन के लिए और अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए व्यावसायिक रूप से हम लोग करते हैं। बचपन से ही इच्छा थी, जब कविताएं लिखनी शुरू की तो बाल मन ने कहा कि खुद एक किताब लिखें, लेकिन ईश्वर को शायद उस समय मंजूर नहीं था कि एक अपरिपक्व पुस्तक लोगों के सामने आए, तो कुछ इंतज़ार करवाया। धीरे धीरे 2017 का समय आया जब ये सपना साकार हुआ, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ आदरणीय हबीब साहब, बहुत बड़े शायर और हमारे उपन्यासकार जोधपुर के। उन्होंने मेरी पहली पुस्तक संपादित की और मुझे निखार देने में अगर किसी ने कोशिश की तो मैं उनका आभार ज्ञापित करना चाहूँगा, हबीब कैफ़ी साहब हमारे जोधपुर से। और साथ में एक अच्छा सुनना भी ज़रूरी है, तो हमारे ज़फ़र साहब जब बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो रेडियो के माध्यम से उनको सुनना, उनका एक अलग से मुझे प्रेम देना, वो मैं आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। और 2019 में मेरी दूसरी किताब इश्क का जब सवाल आता है ये प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक थी ये हंसना भी ज़रूरी है, 2017 में आई थी ये, और हिंदुस्तान के साथ ही हिंदुस्तान के बाहर भी मुझे इस बात का फ़ख्र महसूस होता है कि अमेरिका की फॉल्सम लाइब्रेरी में इसको स्थान मिला है, जो आप लोगों की दुआओं की वजह से इसकी प्रसिद्धि इस तरह से मुझे नसीब हुई है। और बेस्ट सेलर बुक भी ये नॉमिनेटेड हुई थी उस समय 2017 में। और दूसरी किताब जिसकी भूमिका और विमोचन जो है राहत साहब के हाथों से हुआ था, इस दुनिया में वो नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। साथ ही इस किताब के बारे में और विमोचन के समय वो पधारे थे जोधपुर। ये दूसरी किताब है मेरी जिसका नाम है इश्क का जब सवाल आता है। इश्क का जब सवाल आता है धड़कनों में उछाल आता है। इश्क का जब सवाल आता है धड़कनों में उछाल आता है, और दिल धड़कता है बहुत ज़ोरों से जब भी उनका ख्याल आता है। कुछ समय पहले मैंने एक बात कही थी कि मजाक करना मेरी आदत है और सभी को सम्मान देना मेरे संस्कार है। तो इस राम को राम बनाने में असलियत में सबसे बड़ा योगदान कोई है तो वो माता पिता का है। पिताजी ने जो संघर्ष किया शुरू में, और उसके बाद जब एक सक्षम व्यक्ति बने, उसके बाद भी जो विनम्रता उन्होंने रखी और लोगों की मदद कर कुछ करने की कोशिश की, उसके बाद भी किसी भी प्रशंसा की उन्होंने अपेक्षा नहीं की, तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे लिए। और धीरज, धैर्य किसे कहा जाता है, ये मेरे बड़े भाई डॉक्टर गोपाल सिंह कच्छावा जी को मैं प्रणाम करते हुए उनका आभार ज्ञापित करूंगा कि ज़िंदगी में ये पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है मुझे, तो मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी बदल दी। इस धीरज शब्द को मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि धीरज को अपना मित्र बना के रखें, विवेक को अपना मित्र बना के रखें, तो आपके असंभव काम भी संभव हो पाएंगे। बतौर कवि और कवि सम्मेलनों में जिनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो जैसे आदरणीय गोपाल दास जी, नीरज जी को मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। साथ ही संतोषानंद दादा जिनका भी बहुत ज़्यादा नाम सुर्खियों में है, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। साथ ही यंग जनरेशन में हमारे सीनियर जो है डॉक्टर कुमार विश्वास, जो एक आग की तरह फैले हैं कविताओं को लेकर, मैं पूरे पाठक वर्ग की ओर से उनका आभार ज्ञापित करूंगा, ताकि जो नए लोग हैं एक ऊर्जा के साथ इस फील्ड में जो एक उम्मीद के साथ देखते हैं, उनको ऊर्जा मिले। उन्होंने मेरी इस पुस्तक हंसना भी ज़रूरी है के लिए भूमिका लिखकर मुझे अनुग्रहित किया, तो मैं उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। और आप ये देख सकते हैं। और साथ ही आदरणीय डॉक्टर अशोक चक्रधर साहब ने मुझे अपने कार्यक्रमों में बुलाकर जो आशीर्वाद दिया, उनके लिए भी मैं आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। बड़े बड़े नाम जो भी इस फील्ड में हैं, कुछ छोटे और जूनियर नाम भी हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं उन तमाम छोटे भाई बहनों का भी आभार ज्ञापित करना चाहूँगा इस साक्षात्कार के माध्यम से। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है, ये सदियों से हम लोग सुनते आए हैं। उसी तरह से अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को सुने, ऐसे लोगों को सुने जिनके बोलने का तरीका अच्छा हो, जिनका उच्चारण अच्छा हो। कई लोग बोलते हैं अच्छा, लेकिन उच्चारण, जैसे बचपन से मुझे रेडियो का बहुत शौक़ था, मैंने पुस्तकें पढ़ने से ज़्यादा रेडियो ज़्यादा सुना। और जोधपुर में अगर मैं बात करूं तो निज़ाम साहब को जब सुनते हैं तो उनका उच्चारण, हमारे ज़फ़र साहब को आकाशवाणी के थ्रू सुनते हैं तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े उच्च स्तर पर उद्घोषणा को, इस कार्य को लेकर गए हैं, जो एक सम्मान पाने की हकदार हुई है। विविध भारती पर यूनिस खान साहब को सुना है, कमल शर्मा जी को सुना है। तो अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपना उच्चारण अच्छा करना चाहें, 100% नहीं तो उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करें। इसके लिए अच्छे लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर चुके हैं। दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जो युवा लोग हैं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आने के लिए तत्पर हैं, उनको क्या सोच रखनी चाहिए। मेरी तो सोच मेरे खुद के लिए भी यही बताना चाहता हूँ और उनके लिए भी यही कहना चाहता हूँ कि नियमित रूप से पढ़ना है, अच्छा सुनना है और अच्छा लिखने का प्रयास तभी कर पाएंगे जब अच्छा सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और ज़िंदगी के
हर मुकाम पर कुछ ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा रखें कि कहीं से कोई रचना अगर निकल के आती है तो उसके भीतर की संवेदनाएं या उसके भीतर की असली बात को हम शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करें, तभी ये अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना लोगों के सामने शब्दों के माध्यम से जा पाएगा। मैं जोधपुर से हमारे 2 युवा मेरे छोटे भाई बहन मैं कह दूं, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। फ़ानी बहुत अच्छा इस समय लिख रहे हैं, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, बधाई देना चाहता हूँ। कई बार छोटे भाई बहनों से भी सीखने को मिलता है। आयुषी राखेचा, मैं बहुत बधाई देता हूँ। गुड़िया को छुटकी कहता हूँ मैं अक्सर उसको, बहुत अच्छा वो कविता पाठ करती है। तो अच्छा सुनना और अच्छा पढ़ना और अच्छे लोगों से मिलना और उनकी जीवन शैली को देखकर, उनके जो लेखन की शैली को देखकर हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। ये बातें नए लोगों के लिए भी लागू होती है, हमारे लिए भी लागू होती है। हम इसकी पालना करने की कोशिश करते हैं। कविता क्या है? दिल की ज़ुबान है। कविता क्या है? दिल की ज़ुबान है। कविता नहीं है किसी को सताने के लिए, कविता है दिल के एहसासों को बताने के लिए। शोहरत पाने का खुमार नहीं है कविता, या केवल शब्दों का व्यापार नहीं है कविता। कविता तो पवित्र पावन सीता है। कविता कुरान है, गीता है, इंसान से भला कब जुदा है कविता। मेरे लिए तो मेरा राम मेरा खुदा है कविता। मेरे लिए तो मेरा राम मेरा खुदा है कविता। मन में होकर वेदना तो कविता बनती है। जैसा कि हमारे मोइनुद्दीन जी बहुत संवेदनशील इंसान है, तो ये पंक्तियाँ मैं मोइनुद्दीन जी आपको सौंपना चाहता हूँ कि मन में होकर वेदना तो कविता बनती है, मन में हो संवेदना तो कविता बनती है, बात में कोई सार हो तो कविता बनती है, ज़िंदगी में प्यार हो तो कविता बनती है, इन लबों पर हो हंसी तो कविता बनती है, ज़िंदगी में हो खुशी तो कविता बनती है, और लिखने का अगर रोग हो तो कविता बनती है, और आप जैसे लोग हो तो कविता बनती है। प्रीत की परंपरा है, नेह से हरा भरा है मेरा मुल्क दुनिया की शान मेरे दोस्तों। इसके लिए जीऊँगा, इसके लिए मरूंगा, मेरा मुल्क मेरी आन बान मेरे दोस्तों। राधा जी भी थी दीवानी जिसकी यहाँ पे ऐसी बजती थी मुरली की तान मेरे दोस्तों। और विश्व गुरु फिर बनेगा ऐसा मेरा है भरोसा, अपना प्यारा प्यारा हिंदुस्तान मेरे दोस्तों। एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है बिछड़ना भी ज़रूरी है। तुम्हारी कद्र करता हूँ, तुम्हें अपना समझता हूँ। तुम्हारी कद्र करता हूँ, तुम्हें अपना समझता हूँ। तुम्हें हंसता हुआ देखूँ तो खुद भी साथ हंसता हूँ। कभी गुमसुम सी रहती हो तो मन मेरा उचटता है। कभी गुमसुम सी रहती हो तो मन मेरा उचटता है। कभी आंसू बहाती हो तो जी मेरा भी कटता है। कभी गुमसुम सी रहती हो तो जी मेरा उचटता है। कभी आंसू बहाती हो तो जी मेरा भी कटता है। मेरी खातिर जो सपने हैं, मेरी खातिर जो सपने हैं, उन्हें तुम लॉक मत करना। बिछड़ना भी ज़रूरी है मगर तुम ब्लॉक मत करना। बिछड़ना भी ज़रूरी है मगर तुम ब्लॉक मत करना। तुम्हारे साथ जो बीती वो घड़ियाँ रुक नहीं पाई। तुम्हारे साथ जो बीती वो घड़ियाँ रुक नहीं पाई। समय की चाल जाने क्यों कभी भी थक नहीं पाई। देह के फासले थे पर नयन से घेर लेते थे। देह के फासले थे पर नयन से घेर लेते थे। कभी मिल जाती नज़रें तो निगाहें फेर लेते थे। कभी मिल जाती नज़रें तो निगाहें फेर लेते थे। बड़ी शिद्दत से पाला है, बड़ी शिद्दत से पाला है। कभी ये रोग मत हरना। बिछड़ना भी ज़रूरी है मगर तुम ब्लॉक मत करना। तुम्हारी और मैं अपनी दिशाएं मोड़ आता था। तुम्हारी और मैं अपनी दिशाएं मोड़ आता था। बिना बोले भी अक्सर घर तक छोड़ आता था। चाह कर भी कभी तुम मेरा स्वेटर बुन नहीं पाई। चाह कर भी कभी तुम मेरा स्वेटर बुन नहीं पाई। कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई। कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई। भुलाकर सारी यादों को जिगर पर चोट मत करना। भुलाकर सारी यादों को जिगर पर चोट मत करना। बिछड़ना भी ज़रूरी है मगर तुम ब्लॉक मत करना। मैं खुद को बिन कहे चुपचाप तेरे नाम कर बैठा। मैं खुद को बिन कहे चुपचाप तेरे नाम कर बैठा। नहीं खुद को पता क्या कर गया, क्या काम कर बैठा। मगर ये मेरी खूबी थी कि ख़त तेरा बढ़ाया है। मगर ये मेरी खूबी थी कि ख़त तेरा बढ़ाया है। मेरे मन में तुम ही हो पर नहीं तुमको बताया है। मेरे मन में तुम ही हो पर नहीं तुमको बताया है। कभी ये बोलना चाहूँ, कभी ये बोलना चाहूँ तो रोक टोक मत करना। बिछड़ना भी ज़रूरी है मगर तुम ब्लॉक मत करना। राम अकेला जोधपुर के ही नहीं, राजस्थान प्रांत के एक ऐसे कवि हैं जो अपनी सादगी
अपने अलगपन, अपने अनोखेपन, अपने बचपन, इन सारी चीज़ों को मिलाकर बनाए गए हैं। इनकी मिट्टी में इतनी सादगी है कि वो अलग इस भीड़ में, जहाँ पर चारों तरफ कवियों का और कवियों का भी और कविताओं का भी और शायरों का भी और शेरों का भी जंगल है, उसमें अलग पहचाने जाते हैं। मेरे पसंदीदा लोगों में राम अकेला एक ऐसा शायर है जिसकी वाणी में, जिसकी कलम में इतना जोर है, वो जो आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगी। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं, मेरी दुआएं उसके साथ हैं कि वो खूब तरक्की करे और अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का नाम रोशन करे सारी दुनिया में। शुक्रिया। राम अकेला एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो साहित्य की दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ अपना मकाम बनाती जा रही है। ज़िंदगी के कई पहलुओं पर रोशनी डाली गई है काव्य के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, जो दिलों को छूती है और गहरा असर करती है और पढ़ने वालों को अपने बस में कर लेती हैं। मैंने ज़ाती तौर पर इनको अनेक कार्यक्रमों में मन को छू लेने वाला काव्य पाठ करते देखा है, सुना है, महसूस किया है। अपने श्रोताओं और पाठकों को जहां सहज तरीके से हास्य व्यंग में डुबोते हैं, डॉक्टर राम अकेला वहीं गंभीर विषयों पर भी अद्भुत कलम चलाते हैं। पिछले 25 वर्षों से देश विदेश में मारवाड़ का नाम रोशन कर रहे हैं, जो हम सब के लिए गौरव और फख्र की बात है। डॉक्टर राम अकेला के बारे में जितना कहा जाए कम है, जितना मैं आज तक उन्हें जान पाई हूँ। उन्होंने सरल होने की, सहज होने की हमेशा कोशिश की है और इस कोशिश में वो निश्चित रूप से सफल हुए हैं, क्योंकि मैं जुड़ी रही हूँ उनकी पहली पुस्तक के विमोचन के समय से, हंसना भी ज़रूरी है, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरती के साथ जीवन में हंसी खुशी के महत्व को प्रतिपादित तो करते ही हैं, साथ ही समाज में व्याप्त बुराइयों पर व्यंग भी कसते हैं। वो उनके तरकश के जो तीर हैं वो सीधे दिल पर लगते हैं। एक ऐसा शख्स जिसका मुस्कुराहट भरा, अपनत्व भरा चेहरा देखकर और जिससे दो पल बात करके सुकून और सहजता का एहसास होता है। एक ऐसा शख्स जिनकी कविताएं हास्य व्यंग्य में आनंदित तो करती ही है, इसके साथ साथ हमें आंदोलित और उद्वेलित भी करती है, क्योंकि उनका सामाजिक सरोकार रहता है। एक ऐसा शख्स जो हमेशा संयुक्त परिवार का पक्ष धर रहा है और जो पारिवारिक मूल्यों के महत्व को समझता है। छोटी उम्र में ही जिनकी झोली में ढेर सारी उपलब्धियां हैं। आधुनिक शिक्षा से जुड़ा, कविता से जुड़ा, साहित्य और संस्कारों से जुड़ा ये शख्स है राम अकेला। बहुत ही सरल रूप से अपनी भावों को प्रकट करने की उनमें जो क्षमता है वो सीधे आपके हृदय को छूती है। उनके जो हंसना भी ज़रूरी है, उन्होंने पुस्तक लिखी है, वो उनके व्यक्तित्व में वो चीज़ है। जो भी उनके पास में खड़ा होता है वो हंसता ज़रूर है। और जब वो पुस्तक लिखते हैं, इश्क का जब सवाल आता है, तो मुझे लगता है उनके पास तो हर सवाल का जवाब रहता है। इतने हाजिर जवाब व्यक्ति हैं वो। देखिए अपने राम अकेला जी की कहानी, किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया, किस तरह इन्होंने अपने पिता, अपने बड़े भाई, अपनी पत्नी के साथ, अपने साहित्य के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और किस तरह इन्होंने कविता पाठ से प्रेम करते हुए जो इन्होंने सपना देखा कि बड़ा होना है, कवि बनना है, लिखना है, छपना है, उस यात्रा को इन्होंने कैसे पूरा किया। आज राम अकेला जी हम जैसे युवाओं का आदर्श है, हम जैसे युवाओं की प्रेरणा है, और इनकी उपलब्धि पर हमने बात की। राम अकेला जी जैसे ही और लोगों की जो बिल्कुल एक लीक से हट के अपने पैरामीटर सेट करते हुए सफलताओं की कहानियाँ रच रहे हैं, उन लोगों की कहानियाँ यदि आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल पर RBS मोइन स्टोरीज को जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़रूर करें, ये सबसे बड़ा काम है आज, क्योंकि जो आपका चैनल है वो युवाओं के लिए प्रेरणा देता है। आपके चैनल में कहीं पर भी वो चीज़ें नहीं हैं जो हम अपने परिवार के साथ न देख पाएँ। आपके चैनल में वो तमाम चीज़ें हैं जो युवाओं को, नन्हे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को, सबको प्रेरणा देता है, प्रकृति से जोड़ता है, सकारात्मक बनाता है। और वर्तमान के तनावपूर्ण वातावरण में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई अहम रोल कोई निभा रहा है तो मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ कि आप इस काम को बड़े संजीदगी से कर रहे हैं।